सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये रहा आपके सामने कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर के मिश्रित टीम इवेंट में यानी कि मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है। किसके साथ मिलकर के? तो आंसर होगा सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के। तो अभी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में एक और मेडल जीत लिया है और आप कह सकते हो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का दूसरा मेडल है। ये मेडल उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता है सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के। कौन सा मेडल है? ब्रोंज मेडल है। यहाँ पे उन्होंने साउथ कोरिया की जोड़ी को हराया और इस इवेंट में इस कैटेगरी में गोल्ड सर्बिया की टीम ने जीता, सिल्वर तुर्की की टीम ने जीता और भारत की टीम ने भारत ने ब्रोंज मेडल जीता। इस 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में बात कर रहा हूं मैं। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट बोला? क्योंकि भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में शूटिंग में मिक्स्ड इवेंट में ये पदक जीता है। मतलब अभी तक जितनी बार भी ओलंपिक हुए हैं उनमें शूटिंग में अगर आप देखोगे तो मिक्स्ड कैटेगरी में ये पहली बार हमारे पास कोई पदक आया है। तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था पेरिस ओलंपिक 2024 में ही मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज जीता था और ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। आपको याद होगा। अच्छा, आप यूं भी कह सकते हो कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। अब मैंने आज़ादी की बात क्यों बोला? क्योंकि उनसे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने सन 1900 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर जीता था। वे ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी थे। तो ये जानकारी तो मैंने आपको ऐसे ही दे दी है, लेकिन हमारे लिए मनु भाकर का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, ये लिस्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप देखोगे ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक निशानेबाजी में 6 मेडल जीते हैं। वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें भी शूटिंग में हमारे पास 2 मेडल आए थे, लेकिन वो अलग अलग खिलाड़ी लेकर के आए थे, जैसे कि गगन नारंग और विजय कुमार। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा? एक ही खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर के आया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। यहाँ पे पेरिस ओलंपिक से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवा दूं जो कि हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे टुकड़ों में। यहाँ पे मैं एक साथ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पेरिस ओलंपिक ये एक समर ओलंपिक है, 33वां संस्करण है। कहाँ पे हो रहा है? पेरिस फ्रांस में। 26 जुलाई को शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक चलेगा। और इसका मैस्कोट क्या है? शुभंकर याद रखना, ओलंपिक फ्रीज ये फ्रांस की एक पारंपरिक टोपी है। यहाँ पे भारतीय मशाल वाहक की बात करेंगे तो अभिनव बिंद्रा रहे थे, शूटर हैं ये भी। और भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रही है अदानी ग्रुप। और यहाँ पे उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 जने थे, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। और शेफ द मिशन कौन रहे? गगन नारंग रहे। और पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? बिल्किस मीर बनी थी। इस बार के पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को। और अगले वाले जो समर ओलंपिक होंगे 2028 में होंगे, 4 साल के गैप में होते हैं, तो वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। साथ में विंटर ओलंपिक से संबंधित भी अभी हमने करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़ा था ना कि जो विंटर ओलंपिक होंगे 2030 वाले वो कहाँ पे होंगे? वो फ्रांस में होंगे। और 2034 वाले विंटर अमेरिका में होंगे। तो ये भी याद रखना। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और चीज़ों को याद रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। और इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहले हम प्रश्न देखते हैं कि अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाला सबसे कम उम्र का पैरा तैराक कौन बन गए हैं? क्या अभी हार होगा? जिया रॉय। मुंबई की 16 साल की हैं ये जिया रॉय। और अभी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पार करने वाली पैरा तैराक ये बन गई हैं, पैरा स्विमर। उन्होंने 17 घंटे 25 मिनट का समय लेकर के इसे पार किया। दूरी में बात करोगे तो 34 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की, जो कि पैरा तैराक के द्वारा एक रिकॉर्ड है। पैरा स्विमर के द्वारा ये एक रिकॉर्ड है। अच्छा, वैसे इनके नाम
पाक स्ट्रेट जो आप पाक जलडमरू मध्य बोलते हो, भारत और श्रीलंका के बीच में है, उसको भी सबसे कम उम्र में और सबसे तेज तैरकर पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 2022 में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका नाम याद रखना, जिया रॉय इनका नाम है। इंग्लिश चैनल की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जो कि दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ती है। और आपको याद होगा जरूर, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पुरुषों में तो थे मिहिर सेन, 1958 में पार किया था। और वहीं पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो आरती साहा उनका नाम है। वैसे पूरी दुनिया में पहले व्यक्ति कौन थे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले? तो फिर उत्तर हो जाएगा कैप्टन मैथ्यू वेब, वो इंग्लैंड से थे। तो ये तो मैंने प्रश्न से संबंधित आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दे दी। अब मैं कुछ स्टैटिक प्रश्न आपको क्या करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स जो जलडमरू मध्य हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो वाले आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। जैसे कि टार्टरी जलडमरू मध्य मतलब स्ट्रेट है ना, तो टार्टरी जलडमरू मध्य ये ओखोटस्क सागर और जापान सागर को आपस में, उसी तरह से युकाटन जलडमरू मध्य ये मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। और बात करें किसको जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से कुक जल संधि ये तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। उत्तरी चैनल आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हॉर्मुज जल संधि ईरान और ओमान को अलग करता है। और बात करें ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंदीव जल संधि ये अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। वहीं 10 डिग्री चैनल अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। सुंडा जल संधि ये जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर की खाड़ी ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य मैंने आपको बताया भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। और डेविस स्ट्रेट ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, जो कि बाफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। अच्छा, एक डोवर भी याद रखना, डोवर स्ट्रेट जो इंग्लिश चैनल है ना, उसी का सबसे जो नैरो वाला पार्ट है उसी को डोवर स्ट्रेट कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जल संधि मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा निकोलस मादुरो। तो अभी वेनेजुएला देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और फिर से निकोलस मादुरो ये राष्ट्रपति चुन लिए गए। वे लगातार तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने। पहले हम वेनेजुएला चलते हैं एक बार। साउथ अमेरिकी देश है ये वेनेजुएला, ये देखो आप मैप में। कैपिटल इसके काराकस होती है, करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर और प्रेसिडेंट हमने कहा निकोलस मादुरो बन गए हैं। आप जानते हो दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झरना है, वाटरफॉल, एंजेला फॉल्स जिसे आप कहते हो, वो यहीं पर स्थित है। और ये पेट्रोलियम भंडार से समृद्ध एक देश है वेनेजुएला, ओपेक का सदस्य है ये। और अगर आप रेगुलर क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको याद होगा जब भी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट का कोई प्रश्न आता है तो मैं आपको 2024 के इसी तरह के जितने भी प्रश्न है वो सारे आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो फिर से रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना और हो सके तो मेरे साथ साथ बोलना, ताकि आपको ये चीजें बोलने से यहीं पे याद हो जाए। तो देखो अभी हमने पढ़ा था एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने थे, क्या नाम है? क्रिस्टन मिशेल उनका नाम है। ईरान के प्रेसिडेंट बने मसूद पेजेस्कियान नाम है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसाद। और चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी।
और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका, सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्योक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब, कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते, फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल बने थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्शेसिकेदी। 2024 के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पढ़े थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो इंतजार रहेगा आप जैसे 5000 स्टूडेंट्स का जिनको ये लेक्चर पसंद आया हो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 2025 में मेंस एशिया कप की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा भारत करेगा। तो 2025 में जो मेंस एशिया कप होंगे वो भारत में होंगे, लेकिन वो T20 फॉर्मेट में होंगे, याद रखना। और 2027 में जो मेंस एशिया कप हैं वो बांग्लादेश में होंगे, ये भी याद रखना, और वो वनडे फॉर्मेट में होंगे। 2025 वाले तो भारत में T20 फॉर्मेट में और 2027 वाले बांग्लादेश में वो वनडे फॉर्मेट में होंगे। अब आप सोचोगे ये फॉर्मेट अलग अलग कैसे होता है, तो ये जो मेंस एशिया कप का फॉर्मेट है ये डिसाइड होता है आगामी यानी कि आने वाले वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पे। जैसे कि 2026 में 10वां ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे? भारत और श्रीलंका में होगा वैसे तो वो, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट है। तो इसीलिए 2025 वाले ये जो मेंस एशिया कप हैं ये T20 फॉर्मेट में हो रहे हैं। और उसी तरह से 2027 में हम देखेंगे कि 14वां ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप होगा। वो वैसे 3 देशों में होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। लेकिन वो कौन सा फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का? वनडे फॉर्मेट है। तो इसीलिए 2027 में जो ये मेंस एशिया कप हैं वो वनडे फॉर्मेट में हो रहे हैं। ये वैसे ऐसे जनरल जानकारी मैंने आपको दे दी है, एग्जाम में इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा। क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि 2025 वाले जो मेंस एशिया कप हैं, कौन से? मेंस एशिया कप, वो भारत में होंगे। और 2027 वाले जो मेंस एशिया कप हैं वो बांग्लादेश में होंगे, ये याद रख लो आप। वैसे मैं आपको बता दूं जो पहला वाला मेंस एशिया कप था वो 1984 में हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको भारत ने जीता था, श्रीलंका को हराया था। अभी इसका लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था, 16वां संस्करण था वो, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था वो, उसको भी भारत ने जीता था, श्रीलंका को हराया था। और अब 2025 में जो होगा वो इसका 17वां एडिशन होगा, भारत में हमने कहा T20 फॉर्मेट में, और 2027 वाला ये 18वां संस्करण होगा बांग्लादेश में ODI फॉर्मेट में। अभी तक मैं आपको बता दूं इसमें सबसे सफल टीम ये भारत रही है। टोटल अभी तक 16 संस्करण हो चुके हैं, तो इनमें से भारत 8 बार जीत चुकी है। इसका आयोजन करता कौन है? ऑब्वियस सी बात है, एशियन क्रिकेट काउंसिल आयोजन करता है, जिसकी स्थापना होती है 1983 में। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है और अध्यक्ष हैं जय शाह। और अभी याद होगा 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी वुमेन्स एशिया कप 2024 का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पहले तो ये याद रखना, श्रीलंका में। और इसका 9वां संस्करण था, इसको श्रीलंका ने जीत लिया है, भारत को हराया था, भारत उपविजेता रहा था। बाकी आपको याद है अभी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था 2024 में ही, 9वां संस्करण था, वो भी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, आपको याद होगा। उसको भारत ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराया था। और ये भी याद रखना इसी साल अभी अक्टूबर में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होंगे, वो बांग्लादेश में होंगे। और पिछले साल जो ICC वर्ल्ड कप 2023 हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वहां पे भारत हार गया था, भारत उपविजेता रहा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे करवाए, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन देना।
और थीम भी है। थीम क्या है? मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चों को पीछे न छोड़े। अच्छा, वैसे एक और दिवस मैं आपको बता दूं, 28 जुलाई का दिवस है वो, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस बोलते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये 28 जुलाई को मनाया, ये याद रखना। इसकी थीम भी है लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। अब देखो, जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न आया है ना, मैंने जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराए हैं। हर महीने में ऐसे ही करता हूं मैं, लेकिन आज कौन सा डे है? 31 जुलाई, जुलाई का आखिरी दिन है। तो अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, या यूं समझ लो आपका टेस्ट ले रहा हूं। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा और जुलाई के जो जो डेज आपको याद हैं वो लिखने की कोशिश कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इससे आपको ये पता लगेगा कि कितने डेज आपको याद है और कहां पे आप अटक रहे हो। तो अटकोगे तो आपको कमी पता लगेगी और उसे याद करके उसे दूर कर पाओगे। तो ये आज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय बोल दूं या फिर भूमिगत संग्रहालय बोल दूं या अंडरग्राउंड म्यूजियम बोल दूं, इसका उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो एक्चुअली में दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे परिसर में देश का ये पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किसने किया उद्घाटन? हमारे जो संस्कृति व पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जहां पे मुगल सम्राट की कहानियां और उनके जीवन के कम ज्ञात पहलुओं को जीवंत किया गया है। और यहाँ पे 16वीं सदी के हुमायूं के मकबरे का पुराना कलश, जो कि 2014 में जो तूफान आया था उसमें नष्ट हो गया था, उसे भी इस म्यूजियम में रखा गया है। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, वो इसी से संबंधित है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना है? तो चारबाग शैली में। ये जो हुमायूं का मकबरा है इसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अच्छा चलो, फिर इंपॉर्टेंट म्यूजियम संग्रहालय में आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूछे पहले ऑनसाइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, जिसका नाम भी रख दिया गया है युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? तो स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। ये भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसे आप शहीदी पार्क कहते हो, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाते हैं, ये ध्यान में रखना। और म्यूजियम से संबंधित ये कुछ प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया, लगभग 15 प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वी वेदाचलम को। तो एपिग्राफी का क्या मतलब होता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। मतलब जो प्राचीन लिपियां हैं, जो भाषाएं हैं, जो पहले के ज़माने में आपको पता है पत्थरों पे, चट्टानों पे, गुफाओं के अंदर लिख देते थे, कुछ लकड़ियों पे, ताम्र पत्तों पे, बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे इतिहास में। तो उसको डिकोड करना, बताना कि भैया इसमें क्या लिखा गया है, यही तो है एपिग्राफी। तो याद रखना है, अवार्ड का नाम वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार है, ये 2024 अभी मिला है वी वेदाचलम को। ये एक तमिल इतिहासकार हैं। और अवार्ड वाला प्रश्न है, तो वैसे तो जब भी अवार्ड का प्रश्न आता है 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और ये जितने भी अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, आपको याद है अभी उत्तराखंड में पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, और अभी आपको याद होगा एक एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में। वहाँ पे हमने जो ये लिस्ट आपको बार बार रिवाइज कराई है, यहीं से 2 से 3 अवार्ड डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। मतलब जो भी करंट अफेयर्स के अवार्ड्स आए थे अपनी इस लिस्ट में से आ गए थे। तो इसलिए सेलेक्टेड अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। लेकिन आज वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत मैंने आपको रिवीजन करा दिया। तो आज मैं आपको यहाँ पे रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ सारे अवार्ड्स। 2-4 अवार्ड्स जो भी रिसेंटली हमने पढ़े थे वो एक बार ज़रूर रिवाइज करवा देता हूँ,
जैसे तो एक याद रखना नाम, तमिल लेखिका का शिव शंकरी नाम है इनका। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इनको मिला था। मोदी जी को अभी रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल कहते हैं। तमिलनाडु के प्रोफेसर के चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार मिला। और रिगोबर्टा मेंचुतुम ग्वाटेमाला की है, याद रखना। अभी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 इनको मिला। और अभिनव बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी ओलंपिक ऑर्डर से इनको सम्मानित किया था। तो ये भी रिसेंटली ही कुछ 2-4 अवार्ड्स हमने पढ़े थे न्यूज़ में, वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में जब भी अवार्ड वाला प्रश्न आएगा 2024 के सारे अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया है? वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस की ये लिस्ट है, तो आंसर होगा 3 को। तो अभी टाइम मैगजीन ने, याद रखना, अभी 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की है और इसमें 3 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। वो 3 कौन कौन से भारतीय स्थान हैं? एक तो हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री और मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। तो इन 3 के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो 2024 में घूमने के लिए दुनिया के महानतम स्थानों की जो सूची जारी की अभी टाइम मैगजीन ने, उसमें ये 3 भारतीय भी हैं। अच्छा, टाइम मैगजीन से मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि टाइम मैगजीन ने भारत से एक तो आलिया भट्ट जो एक्ट्रेस हैं और एक पहलवान है, रेसलर हैं साक्षी मलिक, इनको 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। उसके अलावा अभी टाइम मैगजीन ने ही रिलायंस और टाटा को विश्व की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया था। और आप जानते हो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया था? टेलर स्विफ्ट को। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये फार्मूला 1 रेस है और इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही बेल्जियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। आप कह सकते हो इस साल लुइस हैमिल्टन की ये दूसरी जीत है। इससे पहले इन्होंने ब्रिटेन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को भी जीता था। बाकी इस साल की जितनी भी अभी फार्मूला 1 रेस हुई है, ये लिस्ट मैंने आपके सामने लिख दी है। और कौन सी रेस है, किसने जीती है और किस कार कंपनी के वो ड्राइवर हैं, ये सब आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ में भी ये शीट पे आपको अटैच करके दे दूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख, ये बुक है, इसको किसने लिखा है? तो आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। तो अभी आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है जिसका नाम है जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख। इंग्लिश में बोलोगे तो जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेट सक्सेस। जमशेदजी टाटा आपको पता है टाटा ग्रुप के फाउंडर थे और उन्हीं के जीवन के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। तो ध्यान रखना बुक का नाम और लेखक का नाम। तो गाइज ये थे आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, भूल गए होंगे आप लोग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पे एक टच आपको करना है। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला, तो इसे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि भारत सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा? तो 25,000। फिर पूछा था ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नाम की बुक को लिखा सुदीप्ता सेनगुप्ता ने। फिर पूछा भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? रैपिडो। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया 29 जुलाई। फिर पूछा भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार प्राप्त किए? बांग्लादेश का ये। फिर पूछा सर्च जीपीटी को लॉन्च करने की घोषणा की ओपन एआई ने। फिर पूछा ओपेरेलिया जो कि एक वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता है 2024 में, ये भारत में होगा, भारत में भी कहाँ? मुंबई में। फिर पूछा किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की? तो गुजरात ने।
फिर पूछा एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इको जोन को किसने लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और फिर आखिरी प्रश्न पूछा कि किस मंदिर ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया? तो आंसर होगा लाओस। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।